विधानसभा चुनाव में अपनी अलग हुई पार्टियों की भारी जीत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गया है। चुनाव के परिणामों ने विपक्षी दलों को गंभीर चुनौती दी है, क्योंकि अब उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब राज्य विधानसभा में अपने नेताओं को अंतिम रूप देना है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ऐसे नेताओं का चुनाव करना होगा जो पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता रखते हों। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए विधायकों को लुभाने की कोशिश कर सकता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच क्यों शुरू हुई जंग? विधानसभा में विपक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गया है। इस स्थिति में यह सवाल उठने लगा है कि क्या किसी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद मिलेगा जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। हालांकि 288 सदस्यीय विधानसभा में किसी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कम से कम 10% सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। लेकिन फिर भी विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी (MVA) की कुल ताकत के आधार पर इस पद का दावा कर सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार गए ये दिग्गज इतिहास में 1980 के दशक में जनता दल और वामपंथी दलों जैसे सीपीआई, एएम, पीडब्ल्यूडी और अन्य ने मिलकर प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया था। उस समय भी विपक्षी दलों को सत्ता के मुकाबले अपनी ताकत और एकजुटता दिखानी पड़ी थी। अब फिर से वही स्थिति बन रही है और विपक्षी दलों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अपनी अपनी पार्टियों को कैसे खड़ा करेंगे ठाकरे और पवार? अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि ठाकरे और पवार अपनी अपनी पार्टियों को कैसे खड़ा करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही कठिन काम है। 64 वर्षीय उद्धव ठाकरे ने एंजियोग्राफी के बाद भी चुनाव अभियान का नेतृत्व किया, जबकि 83 वर्षीय शरद पवार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पार्टी को संभाला। पार्टी को फिर से खड़ा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों नेताओं की पार्टियां 20 और 14 सीटों के साथ निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद पूरी तरह से कमजोर हो गई हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 58 सीटें और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं, जो एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए ऐतिहासिक चुनाव सिद्ध हुआ है। इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से तो बीजेपी के उम्मीदवारों को 132 सीटों पर ही जीत मिली है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या 145, 132 + 13 से अधिक हो गई है। अर्थात बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम हो गई है। कहा जा रहा है कि इस जीत के बाद एकनाथ और अजित पवार भाजपा को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। हालांकि राज्य में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली महायुति सरकार ही सत्ता में काबिज होगी। बीजेपी के लिए शनिवार का दिन उपलब्धियों वाला ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इस दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी और उसकी महायुति को रिकॉर्ड जीत मिली है। राज्य में बीजेपी को पहली बार 125 ज्यादा यानी 132 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन उसके 13 विधायक विधानसभा में बैकडोर से भी पहुंचे हैं। शिंदे और अजित गुट की टिकट पर उतारे अपने प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई लोहा कंधार, नवापुर, संगमनेर, नेवासा, करमाला, इस्लामपुर, फलटन कोरेगांव, तासगांव, कवठे महाकाल, कुडाल, मालवण, पालघर, बोईसर, अंधेरी पूर्व, कलिना तथा भिवंडी पूर्व ऐसी करीब 16 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी दिलाई थी। बताया जा रहा है कि इनमें अंधेरी पूर्व से मुरझी पटेल, अर्जुनी मोरेगांव से राजकुमार बड़ोले, कन्नड़ विधानसभा से संजना हर्षवर्धन जाधव सहित करीब 13 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का ही विधायक कहा जा रहा है। विपक्ष को भी दिए थे बीजेपी ने उम्मीदवार। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ महायुति में शामिल घटक दलों के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी उम्मीदवार बने थे। इस बारे में खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा करके सभी को सकते में डाल दिया था। 17 उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी में भी विधानसभा चुनाव से पहले 14 नवंबर को अपने सरकारी निवास मेघदूत बंगले पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की पहली सूची में 17 उम्मीदवार बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस बारे में और खुलासा करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में हमने 288 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमने अपने नेता तैयार किए, उनके लिए बूथ की रचना की थी, आंदोलन आदि करके उन्हें बड़ा और लड़ने योग्य बनाया, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं। आज हमें महायुति में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में सभी को उम्मीदवारी संभव नहीं होने के कारण कई लोग विपक्षी दलों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की 288 सीटों में से अकेले 132 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं उनके गठबंधन की साथी शिवसेना शिंदे ने 57 तो एनसीपी अजीत गुट ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह से देखा जाए तो महायुति गठबंधन ने विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 234 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब इस जीत के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा सबसे अधिक 132 सीटें अकेले अपने दम पर जीत कर आई हैं, तो अब यह भी चर्चा होने लगी है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भाजपा एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा यहाँ भले की अधिक सीटें पाई हैं, लेकिन वह गठबंधन का धर्म निभाएगी और शिंदे को ही मुख्यमंत्री का पद सौंपेगी, बड्ढे भाई की भूमिका निभाएगी। भाजपा बता दें कि जिस तरह बिहार में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें मिलने के बाद भी बड्ढे भाई की भूमिका निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसा ही रोल वह महाराष्ट्र में भी निभाएगी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी। देगी बद्धा संदेश। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा यह भी संदेश देगी कि हमारी सीटें अधिक होने के बावजूद भी हम अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। केंद्र की राजनीति सूत्रों की माने तो भाजपा देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ला सकती है और यहाँ उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप सकती है, ताकि उनका उपयोग महाराष्ट्र के अलावा देश की राजनीति के साथ साथ अन्य राज्यों की राजनीति में किया जा सके। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना तय है। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले अपने दम पर 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 16, राजद को 4, असई मस्कवस को 2 सीटें मिली हैं। यहाँ हेमंत सोरेन की महारथी हैं और वे ही फिर से राज्य की बागडोर संभालेंगे। उनके सामने दूर दूर तक पार्टी या विपक्ष में नहीं है तो उन्हें चुनौती दे सके। और मजबूत बनकर उभरे हेमंत झारखंड विधानसभा का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पहली बार कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार जीतकर सत्ता में पहुंचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला है। पिछली बार इस गठबंधन को जहां 48 सीटें मिली थीं, तो इस बार 8 सीटें और बढ़ गईं और 56 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन असल में कांग्रेस देश भर में बुरी तरह हारी। खास तौर से महाराष्ट्र और देश भर में हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका रहे, जिनसे आने वाले वक्त में पार पाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सहयोगियों का भरोसा जीतना भी मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन नतीजों में पार्टी अपने सहयोगियों से भी पीछे रही। महाराष्ट्र में जनता ने महायुति गठबंधन पर फिर एक बार भरोसा जताया है। यहाँ भाजपा नीति महायुति गठबंधन ने 231 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ी महाविकास अघाड़ी
महज 47 सीटों पर ही सिमट गई। अन्य के खाते में 11 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को महाराष्ट्र से काफ़ी उम्मीदें थीं। झारखंड में ज़रूर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को जीत मिली, लेकिन इस जीत को हेमंत सोरेन की जीत माना जा रहा है। देश भर में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को कुछ खास नहीं मिल सका। वायनाड में प्रियंका की बम्पर जीत। वायनाड में प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम मोकेरी को 2,11,007 वोट ही मिल सके। इस तरह प्रियंका गांधी ने यहां राहुल गांधी से बड़ी जीत दर्ज की। भाजपा यहां तीसरे स्थान पर रही। यहां बीजेपी के टिकट पर उतरे नव्या हरिदास के खाते में 1,99,939 वोट आए। यह सीट राहुल गांधी के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। महाराष्ट्र में महायुति का जलवा। बीजेपी सबसे आगे महाराष्ट्र में महायुति का जलवा नजर आया। यहां गठबंधन को 231 सीटों पर जीत मिली। इनमें सबसे आगे बीजेपी रही, जिसने 132 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना शिंदे गुट को 57 और एनसीपी अजित पवार को 41 सीटों पर जीत मिली। यहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस को महज 16 सीटों पर जीत मिली। जबकि महाविकास अघाड़ी की ओर से सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ही थी। यहां एनसीपी शरद चंद्र पवार को 10 और सपा को महज 2 सीटों पर ही जीत मिल सकी। अन्य के खाते में 10 सीटें आईं। झारखंड में 16 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। झारखंड की जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया और 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब लगातार दूसरी बार कोई दल यहां दूसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। यहां जेएमएम को 34 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा यहां 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस यहां सिर्फ 16 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी, जबकि आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली। सीपीआई एम को 2 सीटों पर जीत मिली।